सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका ई पाठशाला प्लेटफॉर्म में। एज यू नो कि आपके प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर चल रहे थे। सबसे पहले आपने 4 पार्ट आई होप कर लिए होंगे, ये 5th पार्ट होगा आपका। एंड इस 5th पार्ट में हम क्या डिस्कशन कर रहे होंगे, सबसे पहले म्यूटेशन क्या होते हैं, उसके अलावा जो म्यूटेशन से आपके फिनोटाइप और जीनोटाइप में चेंजेस होते हैं, देन आपके जो पेडिग्री एनालिसिस है वो कैसे करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपके बोर्ड में या एंट्रेंस एग्जाम में, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे होंगे। और स्टार्ट करते हैं म्यूटेशन से कि म्यूटेशन होते क्या है। फॉलो हम एनसीईआरटी को ही कर रहे होंगे क्योंकि एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर आपके जो आंसर है ना वो बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास टॉपिक म्यूटेशन। म्यूटेशन होता क्या है? म्यूटेशन इज अ फिनोमिना which result in alteration of DNA sequence and consequently result in change in genotype and phenotype। तो बेसिकली यहाँ पे म्यूटेशन के बारे में क्या लिखा गया है कि म्यूटेशन आपका एक फिनोमिना है जो कि किस में चेंज करता है, आपके डीएनए सीक्वेंस में अल्टरनेशन होता है, मतलब चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आपके जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं। जीनोटाइप आपको पता है और फिनोटाइप आपको पता है कि क्या जीनोटाइप हम किसे बोलते हैं और फिनोटाइप हम किसे बोलते हैं। अगर आप मेंडल का एग्जांपल लो पी प्लांट का, तो उसमें जीनोटाइप आपके क्या थे, टॉल के लिए उसने टीटी ले रखे थे और फिनोटाइप क्या था, टॉल। ठीक है, सेम अब यहाँ पे म्यूटेशन के बारे में आपके बुक में कम दे रखा है, आपको इतना ही पढ़ना है म्यूटेशन के बारे में। अगर कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, बेसिकली वो क्या क्वेश्चन बनेगा, एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस होता है किसमें, म्यूटेशन में। उसके अलावा in addition to recombination, mutation is another phenomena that lead to variation in DNA। कि आपके म्यूटेशन की वजह से क्या हो सकता है, डीएनए में वेरिएशन आ सकती है। ठीक है, उसके बाद एज यू विल लर्न इन चैप्टर 5, मतलब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें आप ये पढ़ोगे कि डीएनए हेलिक्स जो होता है कंटिन्यूसली फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड इन ईच क्रोमेटिड, मतलब वहाँ पे डीएनए हेलिक्स आपका क्या होता है, क्रोमेटिड के अक्रॉस रन कर रहा होता है इन हाईली सुपरकॉइल्ड फॉर्म। देयरफॉर लॉस और गेन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट इन अल्टरनेशन ऑफ क्रोमोसोम। मतलब इसमें बेसिकली ये बात की गई कि अगर डीएनए का एक सेगमेंट भी अलग होता है या एक सेगमेंट ऐड हो जाता है उसमें, बेसिकली जो आपका डीएनए होता है वो कुछ प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स का बना होता है, तो उसमें अगर एक ऐड हो जाता है या एक डिलीट हो जाता है तो उससे कम्प्लीटली आपका डीएनए चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सीन्स जीन आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, अल्टरनेशन इन क्रोमोसोम रिजल्ट इन अबनॉर्मेलिटीज और एब्रेशन। अबनॉर्मेलिटीज अभी हम आगे पढ़ रहे होंगे बेसिकली। तो म्यूटेशन में बेसिकली आपका क्या है, आपके पास कि एक डीएनए सीक्वेंस में क्या हो जाएगा, आपका अल्टरनेशन हो जाएगा। अब वो अल्टरनेशन कैसे हो सकता है, सबसे पहले या तो कोई ऐड हो रहा होगा या एडिशन हो रहा होगा या सब्सटीट्यूशन हो रहा होगा, मतलब कुछ चीज़ डिलीट हो रही होगी या कुछ चीज़ ऐड हो रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे है mechanism of mutation is beyond the scope of this discussion at this level. However, there are many chemical and physical factor that induce mutation। तो यहाँ पे बोल रहा है कि म्यूटेशन अभी आपको उस लेवल का नहीं पढ़ना है, बट म्यूटेशन कौन कॉज करता है, यहाँ पे आपके पास फिजिकल फैक्टर होते हैं और कुछ केमिकल फैक्टर होते हैं। जैसे यहाँ पे जो आपके म्यूटेशन कॉज करेंगे उनको हम क्या बोल रहे हैं, म्यूटेजेंस बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है कि यूवी रेडिएशन जो होती है ना, वो आपके पास म्यूटेजन की तरह क्या करती है, काम करती है। अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है कि इसमें से म्यूटेजेंस कौन सा है, तो आप यूवी रेडिएशन पे टिक कर सकते हो। ठीक है, तो म्यूटेशन में से तो इतना ही पढ़ना था आपको। अब आता है बेसिक जो हमें करना है, जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे होते हैं, आपके पास 2 तरीके के जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर 2 तरीके के होंगे आपके पास इस चैप्टर में, आपको जो पढ़ने, एक होंगे आपके पास मेंडेलियन, दूसरा होगा आपके पास क्रोमोसोमल। ठीक है, मेंडेलियन और क्रोमोसोमल दोनों को पढ़ने के लिए हम पेडिग्री एनालिसिस का यूज़ भी करेंगे और पेडिग्री एनालिसिस को अकेले से भी पढ़ना हमने। तो सबसे पहले आपके पास जेनेटिक डिसऑर्डर 2 तरीके की है, मेंडेलियन और क्रोमोसोमल। मेंडेलियन में अलग एग्जांपल आएंगे, क्रोमोसोमल में अलग एग्जांपल आएंगे। उससे पहले आपको क्या पढ़ना है, पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, बेसिकली या तो आपको पेडिग्री दे देंगे एक बना के, उसमें पूछेंगे कि ये कैसा डिसऑर्डर है, बेसिकली ये बताओ, या फिर आपसे पेडिग्री एनालिसिस के जो सिंबल यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इन सिंबलों को दे के पूछ लेंगे कि ये किस चीज़ का सिंबल है। तो आपको ये सिंबल याद करने जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। सबसे पहले एक आपके पास स्क्वायर दे रखा है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेल को। एक आपके पास सर्कल दे रखा है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल को। उसके बाद है एक आपके पास ट्रायंगल जैसा आप बोल सकते हो, पर इसमें क्या होगा कि जो सेक्स है वो अनस्पेसिफाइड है। उसके बाद अगर कलर कर रखा है, मतलब रेड कलर है, तो अफेक्टेड इंडिविजुअल होंगे, या फिर बेसिकली अगर आपको एनसीईआरटी में ऐसे दे रखा है और ऐसे दे रखा है बट इसको ऐसे कलर कर रखा है। ठीक है,
एक आपका एम्प्टी बना रखा है और एक आपके कलर वाला बना रखा है, तो इसको आप क्या समझोगे कि ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है। ठीक है, जरूरी नहीं कि वहाँ पे रेड कलर आपको दिखाए या ब्लू कलर आपको दिखाए, बस आपको ये समझना है कि अगर वो कलर हो रखा है इसका मतलब वो क्या है, अफेक्टेड इंडिविजुअल है। उसके बाद मेटिंग अगर आपको दिखानी है दो इंडिविजुअल के बीच में, तो आप क्या कर सकते हो, बस एक सिंगल लाइन। उसके बाद मेटिंग बिटवीन रिलेटिव, मतलब अगर आपकी जो मेटिंग हो रही है वो रिलेटिव के बीच में हो रही है, आप कहीं कहीं पे हो जाता है ना कि क्लोज रिलेटिव के साथ आपकी मैरिज हो जाती है, तब अगर आपको पेडिग्री चार्ट बनाना है तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा कि ये क्लोजली रिलेटेड थे। उसके बाद है ये वाला चार्ट आपको अभी दिख भी रहा होगा, मतलब अभी नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन आएंगे ना वहाँ पे, ये वाले में आपको क्या बता रखा है कि ये दो पेरेंट्स हैं और ये उनकी प्रोजेनी है। ठीक है, तो ये मेल फीमेल और ये डॉटर और ये सन, आप ऐसे बोल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पेरेंट विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विथ डिजीज, तो यहाँ पे उन पेरेंट्स क्या है, मेल फीमेल, और इनके जो चाइल्ड है वो कैसा है, अफेक्टेड है। बेसिकली आपको ये ब्लू और रेड कलर नहीं दिखेगा हर जगह, बट हाँ आपको अगर कलर दिख जाएगा ना कि कोई चीज़ ऐसे फिल कर रखी होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, वो अफेक्टेड है। और लास्ट में अगर ऐसा वाला दिखने को मिल जाएगा तो इसका मतलब है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो कितने हैं, 5 है और अफेक्टेड है। वो ज़्यादातर दिखता नहीं है वैसे, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आते इस लास्ट वाले से, बाकी आपको सारे याद रखने हैं। अब हम पेडिग्री एनालिसिस पे पढ़ेंगे कि पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है और हम कैसे इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले द आइडिया दैट डिसऑर्डर आर इनहेरिटेड हैज़ बीन प्रिवेलिंग इन द ह्यूमन सोसाइटी सिंस लॉन्ग, मतलब बोल रहा है कि कोई भी डिसऑर्डर है वो इनहेरिट हो रहा है। इनहेरिट मतलब एक जो आपका पीढ़ी है या फिर एक जो आपका जनरेशन है उससे दूसरे जनरेशन में जा रहा है। ये बहुत टाइम से ह्यूमन सोसाइटी में हो रहा है, क्योंकि हम भी अगर देखिए हमारे आसपास कोई भी ऐसी बीमारी अगर फादर में है सन में भी होती है, तो मोस्टली डायबिटीज़ ऐसा बोल सकते हो जो रेगुलर लाइफ में देखने को मिलता है कि डायबिटीज़ आपकी इनहेरिट होती है। उसके बाद है दिस वॉज बेस्ड ऑन द हेरिटेबिलिटी ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन फैमिलीज आफ्टर द rediscovery of Mendel's work, the practice of analyzing inheritance pattern of trait in human being began। तो ये बोल रहा है कि मेंडल्स ने क्या कर रखा है, स्टार्ट किया वर्क किसमें, जो ट्रेट ह्यूमन बीइंग में क्या हो रहे थे, इनहेरिट हो रहे थे। सिंस इट इज एविडेंट दैट कंट्रोल प्रोसेस दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन पी प्लांट और सम अदर ऑर्गेनिज्म आर नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमन बीइंग में स्टडी कर सकते हो वो पी प्लांट में क्या है, पॉसिबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे study of the family history about the inheritance of a particular trait provide an alternative. Such an analysis of trait in a several of generation of a family is called pedigree analysis। मतलब क्या करना है, आप जनरेशन टू जनरेशन स्टडी कर रहे हो उनके उस ट्रेट की, उसको हम क्या बोल रहे हैं, पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, बोर्ड वाले डेफिनेशन यहाँ से भी लिख सकते हो या फिर आपके नोट्स में जो डेफिनेशन लिखी होती है वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद पेडिग्री एनालिसिस में आपके जो क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में, वो 2 अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड्स के लिए वो इनफ है आपके समझने की। अगर आपको ऑटोजोमल या सेक्स लिंक डिसीज़ है, वो कौन सा डिसीज़, आप डोमिनेंट लिखोगे रिसेसिव लिखोगे, वो 2 ग्राफ से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि पेडिग्री एनालिसिस का यूज़ कहाँ पे है। इन ह्यूमन जेनेटिक पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग टूल विच इज यूटिलाइज टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रेट। मतलब स्पेसिफिक ट्रेट हो गया, अबनॉर्मलिटीज़ होगी, कोई डिसऑर्डर हो गया, तो उसको आप क्या कर सकते हो, इजीली पढ़ सकते हो किसी जनरेशन टू जनरेशन कैसे, मतलब जनरेशन टू जनरेशन आई या नहीं आई, किस में डोमिनेंट था किस में रिसेसिव था, ये सब आप पढ़ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो आपके ग्राफ दिए हैं ना उनको पढ़ लेंगे। ये 2 आपके ग्राफ दिए हुए हैं, तो बेसिकली पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद मेंडेलियन डिसऑर्डर और जो आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ना उस पर चलेंगे। तो सबसे पहले अगर आप पेडिग्री एनालिसिस पढ़ रहे हो तो आपके पास 2 तरीके से डिजीज जाएंगी, एक होंगी डोमिनेंट, एक होंगी रिसेसिव। डोमिनेंट कौन सी डिजीज होंगी वो देख लेना आपको, आपके पास 2 तरीके की होंगी, एक होंगी डोमिनेंट, एक होंगी आपके पास रिसेसिव। तो डोमिनेंट जो डिजीज़ होंगी ना, आपको हर एक जनरेशन में क्या हो रहा होगा, दिख रहा होगा कि हाँ वो हर जनरेशन में थी। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके जो इंडिविजुअल है ये वाला अफेक्टेड है, यहाँ पे ये वाला इंडिविजुअल अफेक्टेड है, मतलब 2 इंडिविजुअल सेम यहाँ पे अफेक्टेड है आपका। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला इंडिविजुअल अफेक्टेड नहीं है, क्योंकि इसके पेरेंट्स भी अफेक्टेड नहीं थे, इस वजह से वो भी अफेक्टेड नहीं है। बट यहाँ पे मदर अफेक्टेड थी तो उसकी डॉटर भी अफेक्टेड हुई। तो यहाँ पे ये देखो कि आपके हर एक जनरेशन में, इसके जनरेशन में अगर ये भी
कल को मतलब अगर आप इसके भी प्रोजेनी बनाते हो तो इनके भी क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। तो आप ये देखो कि हर एक जनरेशन में आपको क्या दिखा है, अफेक्टेड इंडिविजुअल दिखा है, तो वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट। अगर अफेक्टेड इंडिविजुअल नहीं दिखता है, नहीं दिखता इन द सेंस कि जैसे यहाँ पे देख लो आप, पेरेंट्स में कोई भी अफेक्टेड नहीं था बट आपके प्रोजेनी में क्या है, अफेक्टेड है। नेक्स्ट वाली प्रोजेनी में यहाँ पे भी कोई अफेक्टेड नहीं था बट यहाँ पे नेक्स्ट वाली प्रोजेनी अफेक्टेड है, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, वो रिसेसिव हो जाएगा। बिकॉज प्रेजेंट तो वो था बट वो क्या नहीं हुआ, अपने आप को दिखा नहीं पाया, इस वजह से उसको हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव। तो डोमिनेंट और रिसेसिव आपको होप पता चल गया कि ग्राफ में आपको कैसे पढ़ना है। बिकॉज जो आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब आपके जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये डिजीज कौन सी है, ठीक है। अब डोमिनेंट और रिसेसिव के बाद आपको क्या देखना है कि ऑटोजोमल है या सेक्स लिंक्ड है। ऑटोजोमल मतलब जो आपके जो ऑटोजोमल क्रोमोसोम होते हैं उनमें कुछ भी म्यूटेशन या कुछ भी आपके एडिशन या सब्सटीट्यूशन की वजह से हुआ है। और सेक्स लिंक डिसऑर्डर में आपको क्या होगा कि आपके जो मदर होगी ना, एक बार आप वो भी देख लो, सेक्स लिंक्ड है या फिर आपका ऑटोजोमल। तो पहली चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, ये वाली दूसरी चीज होगी। आपकी पहली वाली क्या थी, आपके पास एक था डोमिनेंट और एक था रिसेसिव। डोमिनेंट और रिसेसिव में क्या करना था कि अगर स्कीपिंग ऑफ जनरेशन हो रहा है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन वो नहीं जा रहा है, तो वो आपका क्या होगा, रिसेसिव होगा। पर अगर हर जनरेशन में आपको एक अफेक्टेड इंडिविजुअल मिल रहा है तो वो डोमिनेंट होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं कि सेक्स लिंक क्या होता है, ऑटोजोमल क्या होता है। सेक्स लिंक डिजीज में अगर आप देखोगे ना, तो इसमें क्या होगा, जो फीमेल होगी ना, अगर वो अफेक्टेड है तो उसकी प्रोजेनी में जो मेल आएगा वो अफेक्टेड होगा, मतलब जो उसका सन होगा वो क्या होगा, अफेक्टेड होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है कि अगर सेक्स लिंक्ड होगा तो फीमेल से सन में आपकी वो जो डिजीज है वो इनहेरिट होगी, और मेल से किस में, डॉटर में, ठीक है। तो ऑटोजोमल में क्या होगा, आपके पास ऑटोजोमल में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। उसमें ये होगा कि आपकी चाहे मदर हो या फादर हो, आपके न्यू प्रोजेनी में ऐसा नहीं होगा कि फीमेल से सिर्फ मेल में ही जाए, फीमेल और मेल से बोथ अफेक्टेड हो सकते हैं। मतलब यहाँ सन भी हो सकता है अफेक्टेड, डॉटर भी अफेक्टेड हो सकती है, यहाँ पे भी सन भी अफेक्टेड हो सकता है और डॉटर भी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि सेक्स लिंक डिसऑर्डर अगर होगा या ग्राफ होगा अगर होगा तो उसमें क्या होगा, फीमेल से जो आपका सन होगा वो क्या होगा, अफेक्टेड होगा। अगर फीमेल अफेक्टेड है तो सन भी आपका अफेक्टेड होगा, अगर फीमेल अफेक्टेड है तो सन भी आपका अफेक्टेड होगा, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर पे। मेंडेलियन डिसऑर्डर, उससे पहले एक बार ये ग्राफ देख लो आपकी ये बीमारी, जो भी आपका जो मेनली ये दे रखा है ना, ये कौन सा वाला है। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि आपके हर एक जनरेशन में दिख रहा है, तो हर एक जनरेशन में अगर आपको दिख रहा है तो कैसा है, डोमिनेंट। सेकेंड चीज हमको डोमिनेंट मिल गया। अब वो ऑटोजोमल है या सेक्स लिंक्ड है वो हमें देखना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या हुआ, मदर से सन में भी गया, डॉटर में भी गया। तो अगर ओनली सन में जाता तो हम बोलते कि हाँ ये क्या है, आपका सेक्स लिंक्ड है। यहाँ पे देखो डॉटर से डॉटर में, सॉरी मदर से डॉटर में ही गया है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, ऑटोजोमल। ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर या ट्रेट बोल सकते हो आप इसको। अब हम वापस जाते हैं किसमें, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पे। मेंडेलियन डिसऑर्डर में आपके पास ज़्यादा नहीं है, कुछ ही पढ़ने हैं, उसके बाद हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ेंगे, ठीक है। तो होप सो आज के लेक्चर में आपको जो पेडिग्री एनालिसिस है वो समझ आ गया होगा। ये वाला हो चुका है, ये वाला आपको खुद देखना है कि इसमें रिसेसिव है या डोमिनेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या कर रहे होंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर कर रहे होंगे और आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कर रहे होंगे।